और मैंने एक चीज और देखी सर, जब कभी डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करके कहते हैं कि कहर बर्पा करने वाले हैं वो, तो बिल्कुल नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि ये जो यहां पर ऐलान हो गया शारदेंदु जी, निश्चित रूप से कि आज मैं एक महान सभ्यता को समाप्त करने जा रहा हूं, जैसा ही होने वाला है, मुझे लगता है सर। और एमओयू करके शांति की बातें करके हमला भी कर सकते हैं, ये भी बात अपनी जगह स्थापित है। जिस तरीके के वो बयानात देते हैं, वो अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो है नहीं। उनके सारे एक्शन प्रेडिक्टेबल हैं। और जहां तक अमेरिका की रणनीति का सवाल है ईरान के खिलाफ, वो किस जगह पे डिसीजन सीख कर रहे हैं, इसके तहत उनकी स्ट्राइक चल रही है। और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाके, जो बंदरगाह है, जो वहां की लॉन्चिंग साइट है, जो उनकी मिसाइल साइट, उस पर हमले कर रहे हैं। और साथ में खर्क आइलैंड और वो आइलैंड जहां पे ऑयल रिच और जो स्ट्रेट हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। और जहां तक देखिए कोलैटरल डैमेज का सवाल है, एक कोशिश जरूर की थी। सबसे पहले उन्होंने देखिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, वहां नहीं अचीव हुआ तो उन्होंने एम्फेसिस शिफ्ट किया और उसका स्टेटमेंट भी आया था कि हम सारे ब्रिजेस और पुल और रेलवे लाइन तोड़ देंगे। और उसका अटेम्प्ट भी लिया, उस पर स्ट्राइक भी किया, लेकिन बहुत अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि इन सारे टारगेट की रेक्यूपरेबिलिटी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। आपने ब्रिज तोड़ा, उसका ऑल्टरनेटिव रूट बन। ईरान बहुत बड़ा देश है, कितने ब्रिज उड़ाएंगे, कितने रेलवे लाइन उड़ाएंगे, उसका अल्टरनेटिव रूट बन जाता है, रिपेयर हो जाता है, लिहाजा उसका इफेक्ट उस तरीके से नहीं आता। हाँ, आपने सिविलियन टारगेट नहीं हिट किए, आपने अस्पतालों को नहीं मारा, लेकिन कोशिश जरूर की होगी। और साथ में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है। आज की डेट में जब चाइना ने उनको शोल्डर फायर मैन पैक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, तो ये उम्मीद करिए कि उनके पास बाकी एयर डिफेंस के सिस्टम भी मौजूद हैं, जिसमें S-400 भी है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर रहा। और IRGC ने जिस तरीके से अपने आप को डिसेंट्रलाइज किया है, लिहाजा उनके कंप्लीट मोबाइल लॉन्चिंग साइट को आप नहीं टारगेट कर सकते। और ईरान की रणनीति देखिए, अमेरिका को लगातार चोट पहुंचा रही है। इससे आज की डेट में अमेरिका परेशान है। अमेरिका परेशान इसलिए है कि उसकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई। इंडो पैसिफिक रीजन में उसका कंट्रोल कम हो गया और रशिया यूक्रेन में कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट वो नहीं ला पाए और वो धमकाते रहते हैं यूक्रेन को। नहीं सर, लेकिन इस तरीके की जिस तरह की बमबारी चल रही है, जैसे ये फेजेस में ही सही, लेकिन लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है शारदेंदु जी, तो दोनों तरफ की अपनी अपनी सीमाएं और अपनी अपनी मजबूतियां हैं। लिमिटेशन यह है कि ईरान इतने दिनों से सैंक्शंस झेल रहा है, उसके पास तमाम उसके मददगार होने के बावजूद वो प्रत्यक्ष सामने अपरेंटली जो दिखाई दे उस तरह की मदद तो उसको मिल नहीं रही है। क्लैंडस्टाइन मदद जो मिल रही है उसके सहायता से जो कर पा रहा है वो कर पा रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकता रहा ईरान के ऊपर, तो जाहिर है ईरान की फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी ना कभी ईरान कहेगा बस अब और हम नहीं झेल सकते। क्या वाकई ऐसी नौबत आ जाएगी या ये बहुत विशफुल थिंकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की? अचल मल्होत्रा सर। नहीं दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ईरान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव को देखा जाए और उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए, तो ईरान के लिए तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है। आई मीन इट्स क्वाइट क्लियर कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग और दोनों एक साथ मिलकर ईरान को निस्ते नाबूद करना चाहते हैं। तो वो तो आखिरी दम तक लड़ेगा। हार्डन्ड है, सालों साल से सैंक्शंस झेल रहा है, आइसोलेशन की जा रही है, उनसे लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल अमेरिका ने मिलकर कर लिए और चले ही जा रहा है। 6 महीने से लड़ाई चल रही है, उससे पहले 1 साल भी हुई थी। ये तो इनका पर्सपेक्टिव है। अमेरिका और इजराइल का जो पर्सपेक्टिव भी यही है कि ईरान को जो है डिकैपेसिटेट कर दिया जाए, उसकी कैपेबिलिटीज को बिल्कुल उतना न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कि फिर उसकी तरफ से ना तो वेस्ट एशिया को कोई खतरा रहे, ना कोई इजराइल को खतरा रहे। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली उनको जो है जितनी डिजायर्ड लेवल ऑफ सक्सेस चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और उसके ऊपर से ये हो गया है कि बीच बीच में इजराइल और अमेरिका के बीच में भी हमें ऐसा महसूस होता है कि दोनों सेम पेज पे नहीं है। अमेरिका को काफी परसुएट करना पड़ता है इजराइल को समय समय पे कि भाई ये मान लो, या जैसे लेबनान का बीच में जिक्र आया था, जब यहाँ सीज फायर हो रहा था या एग्रीमेंट हो रहा है, MOU हो रहा था, तो इजराइल उस समय नाखुश था। तो ये अमेरिका और इजराइल इसी साइकिल में फंसे हुए हैं कि कहाँ रुके, कहाँ तक जाएं। ईरान का क्लियर है दिनेश, उसे तो मरना जीने मरने की लड़ाई है उसके लिए। सरेंडर वो कर नहीं सकता। हाँ, इतना मैं कहूंगा, जो मेरी अपनी पर्सनल इसमें डिस्कशन में जो मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि 17 जून से पहले मेरी पूरी सिंपैथीज ईरान के साथ थी काफी हद तक।
लेकिन जब एमओयू हो गया और वो एमओयू इतना हेविली लोडेड था ईरान के फेवर में, तो मुझे लगता है कि ईरान को कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज दिखानी चाहिए थी और ऐसी नौबत नहीं लानी चाहिए थी कि अमेरिका को दोबारा चांस मिले। दुनिया की नजरों में राइट, दुनिया को कम से कम ये महसूस होना चाहिए था राइट। कि ये अमेरिका जो है ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। यहाँ ऐसा लगता है कि ईरान ने सिविलियन शिप्स के ऊपर जो कमर्शियल शिप्स में जो अटैक किया, वजह कुछ भी रही हो, वो ठीक नहीं था। तो इस ये समय अब एक सेट पैटर्न में चल रहे हैं हम लोग, कभी नरम, कभी गरम, कभी तबाही की ये बात। जो आप कह रहे हैं सर, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस जमाने में सिर्फ आपकी नहीं सर, पूरी दुनिया में इस तरह की संवेदनाएं ईरान के साथ मजबूती के साथ बनती हुई दिखाई दे रही थी, ये नैरेटिव हर कोई सब्सक्राइब कर रहा था कि ईरान के साथ जो हो रही है वो ज्यादती हो रही है। एमओयू ज्यादातर उसमें ईरान के हक की और हित की बातें होने के बावजूद क्या उस समय इसको टाला जा सकता था? जो किया ईरान ने, जिस तरीके से उसने हमला बोला जहाजों के ऊपर इस बार, जिससे फिर से बात आगे बढ़ी, या वो इसलिए ईरान एक रेड लाइन ड्रॉ करना चाहता था ताकि अमेरिका को यह पता रहे कि वो किसी भी सूरत में यह ना समझे कि उसने ईरान के ऊपर कोई एहसान कर दिया है?